नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। लोअर पीसीएस के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज चलाने की सोच रहा था, जिसमें एक साथ एक ही वीडियो में कई सारे प्रश्न जो है आपके तैयार हो जाए। अगर आप गंभीर अभ्यर्थी हैं तो सभी प्रश्नों को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा किताबों में, लेकिन एक तरीके से आपका जो है रिवीजन हो जाए अच्छे से, इसलिए मैं एक सीरीज़ चलाने की सोच रहा हूँ। और उस सीरीज़ का नाम है लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम हेतु क्या आप जानते हैं। जी हाँ, जैसे कि आज पहला वीडियो है और कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चंस इस फॉर्म में है कि उनसे जुड़े विभिन्न प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बड़े ही शांत मस्तिष्क के साथ देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइए कि सर इसी तरीके से आगे चलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। पहला प्रश्न के दो भाग हैं, यूं कहूं कि कुछ भाग है। सैंधव सभ्यता पर प्रश्न है। सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी SSC में। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का ये जो स्थल है, उत्तरी और दक्षिणी स्थल, ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल है वो है मांडा। अब मांडा किस नदी पर है पता होना चाहिए आपको, चिनाब नदी पर। अच्छा, ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछा है? दक्षिणी स्थल। तो दक्षिणी स्थल आपको पता है, दायमाबाद। दायमाबाद। अब ये किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी, आज की जो गोदावरी नदी है उसकी सहायिका थी एक प्रवरा नदी, उस पर जो है किनारे बसा हुआ था, लेकिन हम इसको जो हम मानते हैं गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है दायमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ लेता है कि पूर्व में सबसे अंतिम छोर कौन सा है? तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। तो यहां पर मैंने आपके कुछ फैक्ट्स कवर कराए, रिवीजन कराया। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न कवर हुआ। यहां पर आपको करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद आती है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा हर टॉपिक विशेष से। अगला जो टॉपिक है वो साइंस टेक्स से है, जिससे कि कम से कम 4 से 5 प्रश्न जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज किस प्रकाश में होगा? ऑप्शन में जो है लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, हरा प्रकाश हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण, जिससे कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, रासायनिक ऊर्जा में। एक पार्ट आपका ये कवर हुआ, पता चला आपको। चलिए, प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज किस प्रकाश में होगा? सही जवाब है लाल प्रकाश। लाल प्रकाश। अब अगर ऑप्शन में लाल प्रकाश और नीला प्रकाश भी आ जाए तब भी लाल प्रकाश ही होगा। याद रखिएगा, लाल प्रकाश सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो विकिरण होता है, उसको इंफ्रारेड रेज कहा जाता है, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं पौधे के बढ़ने हेतु। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रोसेस है, इसके दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उसका स्रोत क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान
उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वाटर, जल। और इसका सूत्र क्या है? H2O। पता होना चाहिए आपको, कई बार ऑप्शन में H2O दे देता है, कई बार जल देता है। तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। अच्छा, ये भी कवर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि जो छिद्र होते हैं पत्तियों पर, पौधे के पत्तियों पर जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से जो जल का वाष्पीकरण होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है। और ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है? स्टोमाटा में। स्टोमाटा किसको कहा जाता है? जो पौधों की पत्तियों में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनसे जो जल का वाष्पोत्सर्जन होता है उसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है। इसी के अलावा आपको जाइलम और फोइलम ये भी पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। पौधे से जुड़े ही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आज का सवाल आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने पौधों के ऊपर कुछ प्रकाश संश्लेषण के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सौर ऊर्जा, जिसको कि रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से मैं काफ़ी क्वेश्चंस लिख सकता हूं और आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को समझा सकता हूं। और इनमें से अगर कुछ प्रश्न भी फंस जाते हैं तो इस तरह के वीडियो जो है सफल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। क्योंकि प्रिंटिंग में और कंप्यूटर में बैठ के टाइप करने में काफ़ी समय जाता है और जो है इसको अगर मैं कहूँ तो ये टाइम का एक तरह से वेस्टेज है। इस तरीके से जो है मैं आपका जो कई क्वेश्चंस पे कवर करवा देता हूँ। जो आपकी मजबूती है वो कई क्वेश्चंस पे एक साथ हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर भी पौधों के ऊपर ही है और ये भी साइंस टेक का ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से देखें। पौधे कहाँ से पोषण पाते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा पार्ट है पौधों की पत्तियों में रंग का क्या कारण होता है? तीसरा प्रश्न, खारे पानी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसके अलावा हवा में उगने वाले पौधे यानी कि मृदा विहीन पौधों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? मीठे पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पौधे के किस भाग में होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस सभी प्रश्नों के उत्तर को जरा एक जगह देखें। पौधे कहाँ से पोषण पाते हैं? तो आपके सामने कई ऑप्शन हो सकते हैं। सूर्य का प्रकाश, वर्षा, भूमि। ठीक है। इसके अलावा जो है हवा या उर्वरक, कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए कि पोषण का स्रोत है भूमि, इसका आंसर है। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि पौधों की पत्तियों का रंग हम अक्सर हरा देखते हैं। ठीक है। तो इस हरे रंग का क्या कारण है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? Mg यानी कि मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा, एक होता है मैग्नीज और एक होता है मैग्नीशियम, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैग्नीशियम तत्व जो है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये कई बार। अब एक क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है पौधे के किस हिस्से में? तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल की ही तरह है और क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद खारे पानी में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स।
पानी में उगने वाले पौधों को कहा जाता है मीठे पानी में हाइड्रोफाइट्स। इसके अलावा मृदा विहीन पौधे जो होते हैं उसके लिए प्रयुक्त शब्द है हाइड्रोपोनिक्स। हवा में पौधों को उगाना, जहां पे मिट्टी की भी जोत ना हो, पानी की भी जोत ना हो, पानी जो है हवा से लिया जाए, वहां हो जाएगा एरोपोनिक्स। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन हो सकता है ऑप्शन में, नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है। ठीक है, तो जवाब क्या होना चाहिए आपका? नाइट्रेट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि घट पर्णी जो कि सदाबहार वनों में पाए जाने वाले एक विलक्षण जाति के पौधे हैं जो कि कीटभक्षी होते हैं। कीटभक्षी पौधे जो है जीवों को क्यों खाते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किस कमी को पूरा करने के लिए? तो नाइट्रोजन की कमी को। जी हाँ, वो दूसरे कीटों को खा के नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो नाइट्रेट को पूरा करते हैं, पता होना चाहिए आपको। और घटपर्णी जो है भूमध्य रेखा के जो वर्षावन है वहाँ के पौधे होते हैं, हमारे यहाँ मेघालय साइड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमने कई प्रश्न एक साथ कवर किए। इस तरह की सीरीज़ मैं हर टॉपिक विशेष पे लाने वाला हूँ, जैसे कि भूगोल पर एक साथ कई क्वेश्चंस की सीरीज़ 3-4 पेजों की, इसी तरह इतिहास, साइंस, पर्यावरण। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके पसंद पर ही आगे बढ़ा जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर करंट के 4 प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी की पूर्व संध्या को 3 व्यक्ति विशेष को भारत रत्न दिया गया है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका उनमें से एक है। तो एक है नानाजी देशमुख। तो भूपेन हजारिका जी, इनका क्षेत्र क्या है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। ये एक संगीतकार है। किस राज्य से आते हैं? ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो ये है असम। 15वें प्रवासीय भारतीय दिवस पर किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, हमारे चीफ गेस्ट थे? 15वें प्रवासी भारतीय दिवस जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। तो मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। क्या होगा जवाब? प्रविंद जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हाल ही में नवनियुक्त सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? सही जवाब होगा मनु साहनी। मनु साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि पुणे में आयोजित हुए, इसमें सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा रहा? तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे रहा हरियाणा। पदक के मामले में 228 पदकों के साथ नंबर 1 पे रहा महाराष्ट्र। ठीक है, हालांकि खेलों की दृष्टि में हरियाणा हमेशा सर्वोच्च रहता है, लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात है महाराष्ट्र जो है प्रथम जो है कैटेगरी में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल से प्रश्न है। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे भूगोल के। बोमडीला दर्रा, जेलेपला, मूलिंगला और नीति दर्रा, इनसे जुड़े राज्य आपको बताने हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं बोमडीला।
क्या पता है आपको? अरुणाचल प्रदेश। जैलेपला सिक्किम। मूलिंगला पूछा जा चुका है ये, तो मूलिंगला कहाँ है? उत्तराखंड। नीति दर्रा ये भी कहाँ है? उत्तराखंड। इसके अलावा अभी तो बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से मैं क्वेश्चंस बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा कि इसी तरीके से आगे बढ़ें सर। अगला है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? यूपी SSS में पूछा जा चुका है ये प्रश्न और यूपी PCS में भी। पता है आपको इसका आंसर? सही जवाब है सोन नदी। सोन नदी। एस्चुरी ज्वारंद मुख का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि विभ्रंश घाटी से बहने वाली भारतीय नदियां कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, जो कि एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो पता होना चाहिए, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है जबकि ताप्ती बैतूल मुल्ताई नगर से, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगा किसका नाम है? किस नदी का? तो पता होना चाहिए कावेरी। जबकि बूढ़ी गंगा किसका नाम है? गोदावरी। तो हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देखे, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास, ये अंतिम सेक्शन मैंने रखा है, इसके हम एक साथ कई प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे, तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? क्या इसका आंसर आपको पता है? प्रथम व्यक्ति अगर जो है विनोबा भावे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अब विनोबा भावे जो है एक प्रसिद्ध आधुनिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। वो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था वो? भूदान आंदोलन, ठीक है। इसके बाद जो है भूदान आंदोलन के तहत सर्वप्रथम भूमिदान कहाँ किया गया, किस राज्य में किया गया? तो यह भी प्रश्न पूछा गया है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो विनोबा भावे का नाम जो है कुछ इन कारणों से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न जो मैंने डाला है इसमें यह है कि त्रिपुरी संकट क्या है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले तो इसका वर्ष काल आपको पता होना चाहिए, 1939। किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस जी से। चंद्र बोस, ठीक है। 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने जब अपनी दोबारा दावेदारी पेश की तो ये तब भी जीत गए थे, लेकिन इसको महात्मा गांधी ने स्वयं की हार मानी। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट महात्मा गांधी के दावेदार कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, पटाभी सीतारमण। कौन थे? पता होना चाहिए आपको, पटाभी सीतारमण। और अंतिम रूप से कौन जो है इसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया, क्योंकि इन्होंने तो त्यागपत्र दे दिया था और 1939 में ही त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, ठीक है।
और जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस की अध्यक्षता से, तो 1939 के बाद के जो है किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ना तो सुभाष चंद्र बोस तो चुने ही नहीं गए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और महात्मा गांधी के उम्मीदवार को भी नहीं चुना गया, तो सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। तो ये था आपका त्रिपुरी संकट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन की मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सरल प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई? पता होना चाहिए आपको। दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। कई बार क्वेश्चन पूछ रहा था किस नदी के तट पर जो है उन्होंने पूर्ण स्वराज की जो है निश्चय संकल्प लिया? तो रावी नदी के तट पर। यह भी प्रश्न पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न जो है वो साइमन कमीशन पर आधारित है। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? किस एक्ट में जो है इसका वर्णन था? कुल सदस्य कितने थे? किसके सुझावों पर भारत को अलग रखा गया? सबसे पहले साइमन कमीशन कहां पहुंचा और इसकी सिफारिशें क्या थीं? तो सबसे पहले साइमन कमीशन भारत कब आया, ये पता होना चाहिए आपको। सही जवाब है 3 फरवरी 1928। दूसरा प्रश्न है कि किस एक्ट से संबंधित था साइमन कमीशन? तो 1919 का एक्ट पारित करने के संदर्भ में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो है इन सुधारों का जो है निरीक्षण किया जाएगा। इसकी नियुक्ति जो है 1927 में की गई थी, गठन किया गया था, लेकिन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। भारत में इसका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश अधिकारी थे। भारतीयों को इससे अलग रखा गया। किसके कहने पर जो है साइमन कमीशन से भारतीयों को अलग रखा गया? तो लॉर्ड इरविन। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी SSC में, इसको याद रखिएगा। लॉर्ड इरविन। कुल सदस्य कितने थे? 7 बता दिए हैं। इसके अलावा जो है सबसे पहले साइमन कमीशन कहां पहुंचा? तो बंबई पहुंचा था, उसके बाद दिल्ली। इसकी सिफारिशें क्या थी? तो इसकी सिफारिशें थी कि केंद्र में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हो। संघीय संविधान की कल्पना की गई थी, और इसके अलावा केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व ना प्रदान किया जाए। ठीक है, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। तो ऐसी कुछ सिफारिशें साइमन कमीशन की थी। लेकिन जो मेन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसमें एक भी सदस्य भारत का नहीं था। इसी कारणवश जो है इसका बहिष्कार किया गया। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय ही लाला लाजपत राय जी जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे और फिर उनका निधन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, किस घटना के समय जो है उनका निधन हुआ? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। तो ये हमने कुछ प्रश्न आज कवर किए, हालांकि समय ज़्यादा लग गया, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट आमंत्रित हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, इसी तरीके से सीरीज़ हमें आगे जारी रखना है। हर टॉपिक विशेष पे बनाना है, जैसे कि पॉलिटी का एक अलग सेक्शन बना दीजिए, साइंस का अलग बना लीजिए। इस तरह का अगर मुझे बनाना होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर सूचित करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।